हेलो फ्रेंड्स, हमने कंप्यूटर के अपने पहले वीडियो में देखा कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का कालक्रम, कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में जाना। हम आज की वीडियो में कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे कि किस आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके प्रयोग क्षेत्र एवं तकनीकी आधार पर किया गया। कंप्यूटर के उद्देश्यों को देखा जाए तो इन्हें दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। पहला, विशेष प्रयोग के कंप्यूटर जिन्हें केवल एक खास उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, और दूसरा, सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर जिन्हें हम सार्वजनिक रूप से प्रयोग करते हैं। मतलब कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया वो दो तरीके से किया गया है। एक, विशेष उद्देश्य के लिए कंप्यूटर बनाए गए जिनका कुछ ना कुछ खास उद्देश्य होता था। जैसे कंप्यूटर हम नासा में यूज़ करते हैं, डीआरडीओ में यूज़ करते हैं, इसरो में यूज़ करते हैं। और दूसरे हैं सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं। जैसे कि घरों में जो कंप्यूटर होते हैं वो सामान्य प्रयोग के होते हैं, दुकानों में हम जो यूज़ करते हैं वो सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर होते हैं। अब हम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे कि कंप्यूटर को कौन कौन से आधार पर बांटा गया है। तो पहला है बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब तकनीकी के आधार पर और डाटा प्रेजेंट करते हैं उसके आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर है आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक सामान्य उद्देश्य के लिए और एक विशेष उद्देश्य के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर सर्वप्रथम डेटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, फिर इसे प्रोसेस करता है। एनालॉग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस जो डेटा होता है वो फिजिकली कैरिएबल होता है, जो तेज़ी से बदला जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। हार्ट बीट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक करंट और वेट। इन्हें मौसम विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान व आंतरिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज सबसे ज़्यादा मौसम विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्रोसेस करते हैं। डिजिटल सिग्नल में केवल दो ही मान संभावित हैं, पहला उच्च मान और दूसरा निम्न मान। इसी कारण से डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा होता है, डेटा के छोटे छोटे भाग को प्रदर्शित किया जाता है। ये आकार, क्षमता, वजन, कीमत एवं गति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। इनमें वही कंप्यूटर आते हैं जिन्हें मैंने क्षमता और आकार के आधार पर बांटा था: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इनका आकार बहुत छोटा होता है, वजन में बहुत हल्के होते हैं एवं प्रयोग में सरल होते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, प्रचलित एवं सफल कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ होता है। इस चिप पर पूरा सीपीयू लगा होता है और सूक्ष्म आकार के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर और दूसरा पोर्टेबल कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर हम घर में यूज़ करते हैं, दुकानों पे यूज़ करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप दोनों तरीके के कंप्यूटर आ जाते हैं। देखिए, इसमें पहला आया डेस्कटॉप कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो डेस्क पर रखकर चलाया जाता है। इसमें मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड आदि लगे रहते हैं। मतलब जो डेस्क पर रख के चलाया जाता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और पोर्टेबल कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उसे पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। इसमें लैपटॉप और डिजिटल डायरी वगैरह आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर से ऊपर का कंप्यूटर होता है, जिसमें थोड़ी दुगनी क्षमता होती है माइक्रो कंप्यूटर से, उसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग पावर एवं गति अधिक होती है, और डेटा भंडारण क्षमता भी इसकी अधिक होती है, और इनकी कीमत भी माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। इनका प्रयोग ऐसी जगह होता है जहां अनेक उपयोगकर्ता एक ही डेटाबेस पर कार्य करते हैं, जैसे बैंक, हॉस्पिटल या कोई रिसर्च सेंटर जैसे नासा, इसरो। मिनी कंप्यूटर एक बहुत शक्तिशाली सिस्टम होता है जो अनेक प्रयोगकर्ताओं को एक साथ सेवाएं प्रदान कर सकता है। मिनी कंप्यूटर में मैग्नम, पॉप सेकेंड, बैक 750 आदि प्रमुख हैं। तो आप इनके नाम याद रखना, ये सारे मिनी कंप्यूटर हैं। अभी तक हमने माइक्रो कंप्यूटर की बात की, मिनी कंप्यूटर की बात की। अब हम तीसरे कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे। यह मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग पावर, अधिक गति एवं अधिक डेटा भंडारण क्षमता तथा अधिक विश्वसनीय होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक साथ हजारों प्रयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकता है तथा विश्व बैंक जैसे बड़े अनुसंधानों में डेटा संग्रहित करने के लिए होते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये पिछले कंप्यूटर से दुगना होता है, हर चीज़ में डबल है। जैसे कि मिनी कंप्यूटर जो था वो माइक्रो कंप्यूटर का हर क्षेत्र में डबल था,
वैसे ही मेनफ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर का हर क्षेत्र में डबल था। जैसे अधिक शक्तिशाली होगा, उससे अधिक प्रोसेसिंग पावर होगी, अधिक गति होगी, अधिक स्टोरेज क्षमता होगी और अधिक विश्वसनीय होगा। ठीक है, उसमें जहाँ सैकड़ों लोग कार्य करते थे एक साथ, इसमें हजारों लोग एक साथ कार्य कर सकते थे। और इनका यूज कहाँ पे होता है? तो वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे बड़े अनुसंधान होते हैं, उनमें मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब मेनफ्रेम कंप्यूटर के नाम सुन लेते हैं हम। तो IBM 3090, IBM 6000 और IBM 4381 मेनफ्रेम कंप्यूटर के ही नाम हैं। अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। यह सबसे अधिक शक्तिशाली, आकार में बहुत बड़े तथा साधारण कंप्यूटर से हजारों गुना अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है इनमें, अधिक डाटा भंडारण क्षमता होती है, इसका मूल्य करोड़ों में होता है और गलती एवं खराबी की संभावना इसमें ना के बराबर होती है। भारत ने भी 2 सुपर कंप्यूटर बनाए हैं, जिसमें पहला है परम और फिर अनुराग। जबकि विश्व की बात करें तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेवन। अब हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ जलवायु, मौसम की भविष्यवाणी, अनुसंधान, तेल और गैस की खोज व आणविक मॉडल की खोज आदि में करते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रमुख गुण इसकी विश्वसनीयता है। इसी कारण इसे गलतियां सहन करने वाला कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर में कैलकुलेशन में गलती होने के चांस ना के बराबर रहते हैं। और सुपर कंप्यूटर दिखते कैसे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह ही सुपर कंप्यूटर होते हैं। अब हम बात हाइब्रिड कंप्यूटर की करेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सर बोल सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर की मिश्रित तकनीक से बना होता है। इसमें डेटा को डिजिटल तथा एनालॉग दोनों रूप में स्टोर किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम एक जैसे कार्य के लिए करते हैं, जैसे जहाँ पर भौतिक परिणामों को मापकर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उन आंकड़ों को डिजिटल सिग्नल में बदलकर विभिन्न गणनाएं की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ भूगर्भ विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में इतना ही है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सर होता है, जहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर में पहले डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते थे, फिर उसे प्रोसेस किया जाता था। वहीं डिजिटल कंप्यूटर में क्या करते थे? पहले डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद प्रोसेस किया जाता था डेटा को। जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि डेटा को एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल किसी में भी कन्वर्ट करके प्रोसेस किया जा सकता है। एग्ज़ाम में आपसे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बीच में अंतर पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो मैं आपके लिए अंतर लेकर आया हूँ। पहला है, एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इनमें एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ होता है। वहीं डिजिटल कंप्यूटर गणितीय एवं तार्किक समस्याओं को हल करने का कार्य करते हैं। दूसरा डिफरेंस है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। वहीं डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में होता है। जैसे हम घरों में यूज़ जो करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। तीसरा है, एनालॉग कंप्यूटर किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे थर्मामीटर का यूज हम सिर्फ टेम्परेचर नापने में करते हैं। वहीं डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। फिर फोर्थ है, ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ के साथ कार्य करते हैं, और जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ के साथ कार्य करते हैं। फिर है पांचवा, एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी बहुत सीमित होती है, फिक्स मेमोरी होती है इसमें, जबकि डिजिटल कंप्यूटर में बहुत अधिक क्षमता वाली मेमोरी चाहिए। एनालॉग कंप्यूटर के परिणामों की शुद्धता कम होती है, मतलब इसमें जो परिणाम आते हैं वो अप्रॉक्स में आते हैं। जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं तो वो भी अप्रॉक्स में आता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि इसके परिणामों की शुद्धता बहुत अधिक होती है। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक एटसेट्रा। जबकि डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक एटसेट्रा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। आप इन दोनों के डिफरेंस अच्छे से याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में डिफरेंस नहीं पूछा गया तो आपसे हो सकता है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए, तो आप इसका जो एनालॉग का पोर्शन होगा कम से कम वो तो लिख देंगे। अगर डिजिटल का पूछा जाएगा तो आप डिजिटल का पोर्शन लिख देंगे, और दोनों के बीच में डिफरेंस आने के काफ़ी चांस है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। वैसे तो कंप्यूटर में काफ़ी विशेषताएं हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है कंप्यूटर की गति। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। मतलब जो एक आदमी पूरे वर्ष में जितना कार्य करता है, कंप्यूटर उसे करने में कुछ सेकंड लगाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड की बात करें तो उसे हम हर्ट्ज में नापते हैं, और वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड्स में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है स्वचालन। स्वचालन हम ऐसी मशीनों को कहते हैं जो मानव प्रयास के बिना भी चल सकती हैं। ठीक है,
ऐसी मशीनें केवल पेशियों का कार्य नहीं करती, मतलब दिमाग का भी काम करती हैं। तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर की तीसरी विशेषता है एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग शुद्ध होती हैं। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। अगर डेटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट देता है। कंप्यूटर की चौथी विशेषता है उच्च संग्रहण क्षमता। मतलब कंप्यूटर में आपने देखा होगा कई सालों का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो क्या करता है कि उसमें जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संग्रहित होता है, तो उसे नष्ट होने की संभावना उसकी काफ़ी कम होती है और इसमें हम कई सालों का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं थी। वैसे तो और भी कई विशेषताएं हैं इसकी, जैसे विविधता। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ भी किए जा सकते हैं। फिर है जल्द निर्णय लेने की क्षमता। तो एग्ज़ाम में अगर विशेषताएं पूछी जाती हैं कंप्यूटर की तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। हमने कंप्यूटर की विशेषताएं देख ली, अब हम कंप्यूटर की कमियां देखेंगे, क्योंकि जहां अच्छाइयां होती हैं वहां बुराइयां भी होती हैं। तो कंप्यूटर की पहली कमी है कि वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वह एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। यह सही या गलत की पहचान नहीं कर सकता, और जब पहचान नहीं कर सकता तो वह निर्णय भी नहीं ले सकता है। दूसरा पॉइंट है कि कंप्यूटर आत्मरक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका नियंत्रण हमेशा इंसान के पास रहता है। वह स्वयं की आत्मरक्षा नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आप कोई कंप्यूटर को तोड़ने जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर उठ के लड़ने लगेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि यह आत्मरक्षा करने में असक्षम है। फिर तीसरा पॉइंट है बुद्धिमत्ता की कमी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो खाली यूज़र के निर्देशों पे काम करता है। उसे ये नहीं पता होता कि कौन से निर्देश नैतिक हैं और कौन से अनैतिक हैं, कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत है। बस वो खाली निर्देश का अनुपालन करता है और वो वैसे ही कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता की कमी होती है। फिर अगला पॉइंट है कि सामान्य ज्ञान की कमी होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि श्याम नाम के किसी व्यक्ति ने एक ईमेल आईडी बनाई है, उसका एक विशेष पासवर्ड है उसे खोलने के लिए, लेकिन कंप्यूटर यह कभी नहीं देखता जब खाता खोला जाता है कि वह श्याम है कि राम है, बल्कि वह यह देखता है कि पासवर्ड क्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में सामान्य ज्ञान की कमी होती है। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, अगर पेपर में पूछता है विशेषताएं कमियां तो आप ये सब लिख सकते हैं। अब हम कंप्यूटर के प्रयोग और अनुप्रयोग देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है शिक्षा के क्षेत्र में, फिर है मनोरंजन के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बिजनेस वगैरह में जितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आपने देखा हो कई हॉस्पिटल्स में आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। मौसम विज्ञान में मौसम की जो भविष्यवाणी की जाती है उसमें भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर वैज्ञानिक कार्यों में आपने देखा कि जो वैज्ञानिक खोज वगैरह करते हैं उसमें भी कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ रहता है। जैसे नासा, इसरो वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इनमें कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात कंप्यूटर से होने वाले लाभ की करेंगे। वैसे कंप्यूटर से हमें काफ़ी लाभ है कि डेटा इसमें स्थायी रहता है, सुरक्षा रहती है हमारे डेटा की, और एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अब ज़्यादातर कॉलेज स्कूल्स में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और इसी के माध्यम से पढ़ाई भी हो रही है। बच्चों की आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रही हैं। तो कंप्यूटर से बहुत लाभ हैं। अब हम कंप्यूटर से होने वाली हानियाँ देख लेते हैं। अब हम बात कंप्यूटर की हानियों की करेंगे, या कहो लिमिटेशंस जो कंप्यूटर की हैं। पहला ये है कि प्रयोगकर्ता पर डिपेंड रहता है, ये यूज़र पर डिपेंड रहता है। दूसरा है कि अपनी गलतियों को खुद ठीक नहीं कर सकता, उन गलतियों को ठीक करना पड़ता है। तीसरा क्या, अगर बिजली नहीं आएगी तो कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। लैपटॉप भी आपने देखे होंगे, उन्हें भी चार्ज करना पड़ता है, तो उनकी भी एक लिमिट रहती है चार्ज होने की। टोटली डिपेंड रहते हैं बिजली पर। फिर क्या, ये उपयोगकर्ता यूज़र के साथ अंतःक्रिया नहीं करता, बस उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। अगर निर्देश सही से नहीं दोगे तो कंप्यूटर सही से कार्य नहीं करेगा। तो यही रहता है कि रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर की पहली यूनिट समाप्त होती है आपकी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंप्यूटर की दूसरी यूनिट के साथ।